Hello everyone, welcome back to our YouTube study channel. Here we are again with our new topic from the chapter water resources. प्यारे बच्चों, आज हम अपना वाटर रिसोर्सेज का आगे वाला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज क्योंकि हमने जो पीछे एक बार रिकॉल करवा देता हूँ हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, मीन्स वो स्कार्सिटी किसकी पढ़ी थी, हमने स्कार्सिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमें जो इम्पैक्ट थे ना, इम्प्लीकेशन थी, उसके हमने क्या पढ़े थे, रीजन पढ़े थे बेटा। कि रीजन क्या है, रीजन ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी ऑफ वाटर के क्या पढ़े थे हमने, रीजन पढ़े थे। ये दो चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इसमें हमने देखा था स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या होती है, क्यों हमारी स्कार्सिटी ऑफ वाटर आती है, उसके रीजन देखे थे। और इन रीजन्स में हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था। एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ बेटा आपको, डिजिटलाइजेशन था या फिर अनइक्वल एक्सेस था, या फिर उसमें आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ भी आता था। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो था अनइक्वल एक्सेस, पॉपुलेशन ग्रोथ और एग्रीकल्चर, ये सब हमने पिछले क्लासेस में जाना था कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हमारा जो नया टॉपिक है बेटा, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है इट इज अर्जेंट। कोई भी चीज है नीड ऑफ द आवर, इट इज अर्जेंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं नीड ऑफ द आवर। इज टू कंजर्व एंड मैनेज, हमें अपने इनको कंजर्व भी करना है। कंजर्व का मतलब हमें उनको बचाना भी है, और मैनेज का मतलब उसको मैनेज भी करना। कि मैनेज का मतलब है जो हमारे पास है उसकी हमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जो है उसको बचाएं भी, और जो अवेलेबल है आपके पास उसका आपको क्या करना है, उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसको मैनेज भी करना। और वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड अवर सेल्फ, देखिए पहले क्यों करने की आवश्यकता, सबसे पहले देखिए नंबर वन, टू सेफगार्ड अवर सेल्स फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स। हेल्थ हैजार्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डिजीज। यहाँ से डिजीज आएंगी आपकी, अगर डिजीज आएंगी तो वहां पे उसका मेन कारण क्या है बेटा, दैट इज अवर पोल्यूटेड वाटर। क्योंकि हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, अगर पोल्यूटेड होगा तो उससे बहुत सारी डिजीज आ जाएंगी। ये डिजीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं, ये पीते हैं तो, या फिर आपकी स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, अगर आप उसको डोमेस्टिक यूज करते हो तो स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि जो हेल्थ के हैजार्ड्स है ना बेटा, जो हमारी डिजीज है, सबसे पहला आता है उसी से रिलेटेड हमें उसको क्या करना है बेटा, बचा के रखना है और उसको मैनेज करना है। दूसरा आता है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब टू सेव फूड, हमारे फूड को सेव करने के लिए। हमारा फूड सेव कब होगा बेटा, अगर मान ले हम इरिगेशन जो होगा बेटा, मान ले इरिगेशन में जो वाटर जाता है, अगर वो इरिगेशन में वाटर पोल्यूटेड होगा तो उसमें जो एग्रीकल्चर होगी बेटा, तो उसमें एग्रीकल्चर भी क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी। और जो हमारा फूड होगा बेटा वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो हमें दूसरा है, ये हमारा किससे रिलेटेड है बेटा, ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए हमें उसको इंश्योर करना पड़ेगा। थर्ड, टू कंटिन्यू आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए बेटा, लाइवलीहुड्स को हमें कंटिन्यू रखना है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हमें करनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, हमें वाटर को मैनेजमेंट बिल्कुल चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। वाटर की क्या करनी पड़ेगी, वाटर की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात है। डिग्रेडेशन हो जाएगा हमारे किसका, नेचुरल इकोसिस्टम का। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इकोसिस्टम की बात होती है तो एयर और वाटर उसका मेन पार्ट होते हैं, किसका, इकोसिस्टम का। उसका मेन पार्ट कौन होता है, वाटर। तो इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाटर को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मैनेज भी करना पड़ेगा और मैनेज के साथ साथ इसको कंजर्व भी करना पड़ेगा। ये कुछ मेन रीजंस थे बेटा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को क्या करने की जरूरत है, उनको बचाने की और उन सब चीजों को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, टू सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स मीन्स, यहाँ पे इसका मतलब है किससे, डिजीज वगैरह से बचने के लिए। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पे किससे, कि पानी जो हमारा एग्रीकल्चर में जाता है ना, जो एग्रीकल्चर में हमारा पानी जा रहा है
मतलब हम इरिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। उसके लिए एंड टू कंटिन्यू और लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को, इसको कंटिन्यू करने के लिए, लाइवलीहुड और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। और उससे अगला है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, और हमारा प्रिवेंट करने के लिए किसको, डिग्रेडेशन को, किसे, अवर नेचुरल इकोसिस्टम को, हमारे नेचुरल जो इकोसिस्टम है ना हमारा, नेचुरल इकोसिस्टम को, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट कौन है हमारा, वो भी हमारा नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। तो उसको भी इंश्योर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है बेटा, हमें अपने वाटर रिसोर्स को कंजर्व और मैनेज करने की आवश्यकता है। तो ये 4 पॉइंट्स है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं 1, 2, 3 और 4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हमें कंजर्व और मैनेज करने की आवश्यकता क्यों है। अब इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की बात करें इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में देखें, श्री गवेरापुरा नियर इलाहाबाद, ये कोई जगह है जिसका नाम है श्रृंगारवेरापुरा। क्या नाम है बेटा, श्रृंगारवेरापुरा कहाँ पे है, इलाहाबाद में है बेटा। ये हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर, बिल्कुल सही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा, जब भी रिवर गंगा में कोई फ्लड की कारण बढ़ता था उसके फ्लड के वाटर के लिए चैनल्स थे बेटा। चैनल्स का मतलब होता है जो हम मैन मेड, हमारे द्वारा रास्ता बना दिया जाता है वाटर्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम चैनल्स बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ चैनल्स थे बेटा, जो नीचे दिखाया भी गया है, किसके लिए, जो इसमें पहले क्या आती थी, फ्लड आती थी, रिवर गंगा है, ये कौन सी बेटा, रिवर गंगा है। और इसमें इसके लिए क्या थे बेटा, चैनल्स वगैरह बना दिए जाते थे, इसके फ्लड के वाटर को क्या करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम का अभी चलता रहे, बहुत समय से इसको सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। ये बात है कब की, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात है। अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट सेंचुरी की बात करें उसकी बीसी की, तो एक जगह थी, ये याद रखना बेटा, सिंगवेरापुरा, वो जगह थी कहाँ पे, इलाहाबाद। किसके पास थी बेटा, जो इलाहाबाद की थी, वहां पे एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा का फ्लड वाटर करने के लिए। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम, ध्यान रखना किस किस की बात कर रहा है बेटा, एक तो किसकी बात कर रहा है, डैम्स की बात करी जा रही है, इसकी बात करी जा रही है, लेक्स की, एंड इरिगेशन सिस्टम, एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट, ये बिल्ट किए गए थे बेटा, बनवाए गए थे। तो उनको भी पता था कि जो डैम्स है वह हैं, या हमारी लेक्स हैं, या हमारे जो इरिगेशन का सिस्टम है इसकी कितनी महत्वपूर्णता हो सकती है, इरिगेशन सिस्टम किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी सारी चीजें उनके टाइम से ही वहां पे बिल्ड की गई थी, जब किसका टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क मिलता है आपको, हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। देखिए जगह है, ये जो जगह का नाम दिया गया है बेटा, एक क्या है, कलिंगा में मिलता है, नागार्जुन कोंडा, कहाँ पे, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा ले लीजिए, या बेन्नूर ले लीजिए आप, बेन्नूर में भी आपको मिलता है, या आप ले लीजिए कोल्हापुर में भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स किए गए हैं, इरिगेशन से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड यहाँ पे कार्य हुए हैं, जहाँ वहाँ पे एज इन फाउंड इन कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ये इरिगेशन का सिस्टम्स है, या ये जो डैम्स हैं, या ये लेक्स हैं, ये मॉडर्न समय में नहीं, ये पिछले समय से भी चलते आ रहे हैं, जो वाटर की इंपॉर्टेंस को समझते थे कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कंजर्व करने की आवश्यकता है। लेकिन उस टाइम पे देखो, अगर हम डैम की बात करें तो डैम के यहाँ पे लिमिटेशंस भी हैं और डैम के यहाँ पे उसके फायदे भी हैं, दोनों चीजें हैं। जब वाटर रिसोर्सेज की बात आएगी तो वाटर रिसोर्सेज में हम डैम्स वगैरह को पढ़ेंगे, तो वहां पे इसके फायदे भी हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है वाटर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, हमें अपने डैम सिस्टम को, या मल्टी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनको देखना होगा कि वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते हैं और सही तरीके से चलते हैं, वो हमें जरूर देखना चाहिए बेटा। देखिए, इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक, ध्यान रखना बेटा 11th सेंचुरी में किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भोपाल लेक एक है बेटा, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, ये खुद नहीं बनी, ये किसके द्वारा बनाई गई है बेटा, मैन मेड है। इस टाइम वाज बिल्ट, भोपाल लेक एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी। देखो जो लेक्स होती है ना, वो दो तरह की होती है,
एक तो लेक्स होती हैं कि कौन सी नेचुरल होती है, कैसी होती है नेचुरल, और जो एक लेक होती है वो क्या होती है आपकी आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल क्या होती है, मैन मेड होती है, ये तो खुद ब खोद कर बनाई जाती हैं, उनको मैन मेड बोलते हैं। लेकिन नेचुरल वो होती हैं जैसे कोई एस्ट्रॉइड्स है बेटा, वो कई बार धरती के ऊपर गिर गया और धरती के ऊपर गिरने से वहां पे यहाँ पे एक खड्डा हो गया, एक गड्ढा होने के कारण, ये एक गड्ढा होने के कारण अब जब भी रेन वाटर उसमें हो जाता है, रेन वाटर क्या हो जाएगा बेटा, उसमें रेन वाटर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी नेचुरल लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, नेचुरल लेक। लेकिन जब आदमी द्वारा खोद कर बनाई जाती है, इसको डिग कर बनाया जाता है, ऐसे लोग को हम बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल लेक। दैट लेक इज नोन एज आर्टिफिशियल लेक, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा आर्टिफिशियल लेक बोला जाता है। तो लेक्स थी बेटा कौन सी, नेचुरल लेक थी एक तो हमारी, और एक क्या थी हमारी आर्टिफिशियल लेक थी, जो कि क्या थी, बिल्कुल मैन मेड थी। तो हमारी नेचुरल लेक्स अगर कभी भी बनती हैं तो कैसे बनती हैं, दैट आर आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ द एस्ट्रॉइड्स द नेचुरल लेक विल बी फाउंड, आपकी नेचुरल लेक बनती है, और आर्टिफिशियल लेक्स आर मैन मेड, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मैन मेड। ऐसी एक मैन मेड लेक थी बेटा जो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो भोपाल लेक थी बेटा, जो एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक थी बेटा, कौन सी थी, लार्जेस्ट लेक थी, जो उस टाइम की वहां पे उसको लार्जेस्ट लेक को बनाया गया था। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। इन द 14th सेंचुरी, कब की बात हो रही है, इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास, किसमें, हौज खास में टैंक अब भी मस्जिद है बेटा, दिल्ली, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, किसके द्वारा, एक किंग का नाम था बेटा, क्या नाम था, राजा का नाम था इल्तुतमिश। याद रखना बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ से एमसीक्यूज में आ सकता है। इल्तुतमिश में फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया में, तो वहां पे हौज खास में एक टैंक बनवाया गया था, एक टैंक था बेटा, टैंक था कहाँ पे, हौज खास में, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है बेटा। हौज खास कहाँ पे है, दिल्ली में है। आप जाएंगे ना मुनीर का साइड है, तो वहां पे हौज खास के नाम से एक प्लेस भी है, वहां पे आपको दिल्ली मेट्रो भी जाती है, वहां पे क्या था, एक टैंक था। और वो टैंक क्यों बनवाया गया था, वाटर की सप्लाई कर सके, ताकि उससे किसकी सप्लाई कर सके, वाटर की सप्लाई कर सके, और कहाँ पे सप्लाई कर सके, एक सीरी फोर्ट है वहां पे, सीरी फोर्ट में वाटर की सप्लाई के लिए वहां पे टैंक बनवाया गया था, दैट इज नोन एज हौज खास, जिसको क्या बोला जाता था, हौज खास बोला जाता था। तो इन सब चीजों से आप ये समझ सकते हो कि मॉडर्न जो टाइम है उसमें भी वाटर की कंजर्वेशन को समझा जाना चाहिए, लेकिन वाटर की जो इम्पोर्टेंस है बेटा वो पिछले समय से चलती आ रही है। जो आपका मॉडर्न के वाला जो पास्ट पीरियड है, आपका पोस्ट पीरियड है, उस टाइम पे भी राजा महाराजा समझते थे कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्होंने भी इनके लिए लेक्स का निर्माण, जैसे लेक्स भी बनवाई बेटा उन्होंने, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग से दिखेगा आपको, जैसे लेक्स का निर्माण भी करवाया, वहां पे नहरों का निर्माण भी कराया, जिनको क्या बोलते हैं, कैनल्स बोलते हैं, कैनल्स का निर्माण भी करवाया, टैंक का निर्माण भी करवाया, इन सब चीजों की निर्माण उन्होंने कराया, क्योंकि ये क्या थी, ये किसके लिए जरूरी थी, ये इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर सप्लाई, वाटर की सप्लाई अगर चाहिए तो उसके लिए इम्पोर्टेंस थी, तो इसीलिए इन सब चीजों का उन्होंने निर्माण करवाया। लेक्स वगैरह का सबका ये किस में हेल्प होती थी बेटा, आपकी जो इरिगेशन वगैरह है या आपके जो डोमेस्टिक यूज है उनमें भी वाटर की वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। तो टैंक्स वगैरह का, लेक्स वगैरह का, इनका इस्तेमाल पिछले समय से, मॉडर्न टाइम के अलावा पोस्ट टाइम से चलता आ रहा है। नेक्स्ट देखिए डैम्स। अब देखो डैम्स की बात आती है, डैम्स जो है हमारे, जैसे डैम्स को अगर हम बात करेंगे, डैम्स के ना बेटा दो तरीके से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। एक तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव तरीके से, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, मीन्स हमारी मेरिट्स बोलते हैं जिसको, भाई मेरिट्स क्या क्या है, और एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव पॉइंट्स, और नेगेटिव पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन डीमेरिट्स, इनकी डीमेरिट्स क्या क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो डैम्स अगर बनाने का है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होती है तो उसमें डैम्स की नीड होती है, ऐसा नहीं कि डैम्स को बिल्कुल बना ही नहीं, उसकी नीड होती है, लेकिन डैम्स का भी, इनका भी क्या होना चाहिए, ये ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन। देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डैम्स हैं न तो ज्यादा हो, न तो मोर हो, और ना लेस हो, बिल्कुल कैसे होने चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए। ये डैम्स की दिक्कत है,
क्योंकि डैम्स जो बनाए जाते हैं बेटा आपकी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि डैम्स आपने बनाने ही नहीं चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट डिप्लेट हो रही क्योंकि डैम्स के अपने फायदे, क्योंकि हमारे डैम्स के बारे में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हमारे जो पहले हमारे पीएम थे उन्होंने बोला है उसके बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना। और फर्स्ट पीएम पहले कौन थे बेटा, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि टेम्पल्स के रूप में बोला गया है कि जैसे मॉडर्न इंडिया में जैसे हमारा देश है ना रिलीजियस कंट्री है जहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंस टेम्पल्स को दी जाती है ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उतनी इंपॉर्टेंस इसको दी थी, डैम्स को दी थी। कि डैम्स क्या है, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। देखो इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट, तो इससे होगा क्या, व्हाट आर द मेरिट्स, क्यों बोला गया था, तो ये मेरिट्स हैं बेटा। मेरिट्स का मतलब कैसे पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। इन डैम्स के बारे में देखेंगे। इट वुड इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्या इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ेगा किसका, डेवलपमेंट का, किसका, एग्रीकल्चर का। एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। तो उन्होंने डैम्स को जोड़ दिया दो चीजों के साथ, एक तो इससे एग्रीकल्चर का भी निर्माण होगा, एग्रीकल्चर में भी काम आएगा, नंबर दो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प होगी, और इसके साथ साथ ये अर्बन में भी हेल्प करेगा। देखो इसने डैम्स को दोनों से जोड़ दिया, ये तो आपके रूरल हो गए और ये आपके क्या हो गए, अर्बन हो गए, और बीच में क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन रहेगा। देखो इसको दोबारा एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं। उनके अनुसार क्या था, जैसे मान ले डैम्स हमारे हैं तो डैम्स के ऊपर उन्होंने बोला कि डैम्स के द्वारा सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे रोल प्ले करेगा, ये एग्रीकल्चर में प्ले करेगा। दूसरा बोला इसका, देखो एग्रीकल्चर है तो किसकी बात हो रही है बेटा, रूरल की बात हो रही है। दूसरा इसका हेल्प कहाँ पे होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में होगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो रहा है तो किसकी बात हो रही है बेटा, अर्बन की बात हो रही है। तो उन्होंने दोनों के विकास को, दोनों की डेवलपमेंट को, इन दोनों की डेवलपमेंट को किसके साथ जोड़ा कि ये एक तरह की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर रूरल एरिया में तो उसका डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन में तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो उन्होंने इस डेवलपमेंट को दोनों सेक्टर के साथ जोड़ा था, किन्ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस प्रकार से अभी तक हमने डैम्स के क्या पढ़े हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं। आगे चलते हैं, डैम क्या होता है, डैम क्या होता है, इट इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, फ्लो को रिटार्ड। देखो एक दो चीजें होती हैं बेटा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा एक्सलरेशन, एक आपने पढ़ा होगा रिटार्डेशन। एक्सलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, और रिटार्डेशन का मतलब होता है टू स्टॉप, स्टॉप करना। तो यहाँ पे वाटर का जो होता है ना, वाटर किसी भी वाटर है जो फ्लोइंग वाटर है बेटा हमारा, उसको हम रिटार्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, कहने का मतलब स्टॉप कर देते हैं, या उसका गति को कम कर देते हैं, या तो डायरेक्ट कर दिया या ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, या फिर दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप, या तो आपने उसको क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, या उसको स्टॉप कर दिया। एंड द फ्लो ऑप्टन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, जिससे क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, एक रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है। और रिजर्वायर क्या होता है बेटा, एक जहाँ पे बहुत सारा पानी एक साथ हमें को इकट्ठा मिलता है, या फिर लेक मिल जाती है, या फिर इसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं इम्पाउंडमेंट। जब पानी इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पाउंडमेंट बोलते हैं। तो डैम की यही डेफिनेशन है। तो यहाँ से ध्यान रखना बेटा रिटार्डेशन से, कि वाटर के फ्लो को ए बैरियर लगा देना अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, दैट वो बैरियर क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या डायरेक्ट करेगा या रिटार्ड कर देगा फ्लो को, देन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, एक रिजर्वायर क्रिएट हो जाएगा, एक लेक क्रिएट हो जाएगी, या फिर एक इम्पाउंडमेंट क्रिएट हो जाएगा, दैट इज नोन एज डैम। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डैम बोलते हैं। तो ये हमारी डैम की डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं, देखो डैम को देखना चाहोगे, डैम है बेटा, उन्होंने वाटर को क्या कर रखा है, देखो जब मन चाहे ना, जब इसके बैरियर को ओपन कर सकते हैं, हर एक का इंडिविजुअल ओपन किया जाता है बेटा इसको, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है हम जितना चाहे, अकॉर्डिंग टू आवर विश, अकॉर्डिंग टू आवर विश, हम जितना पानी चाहे उतना पानी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक साथ में सब जगह से पानी आएगा, नहीं, ये सब इंडिविजुअल ऑपरेटेड होते हैं, सारे के सारे डैम को जैसे बनाया गया है, ये सारे के सारे हम इंडिविजुअल ऑपरेशन करते हैं इनका, भाई ये छोड़ना, ये करना, इतना पानी रिलीज करना तो सिर्फ इनको ओपन कर दीजिए, इतना नहीं छोड़ना तो इसको क्या कीजिए, क्लोज कीजिए। जब ज्यादा करना तो आप सभी को क्लोज भी कर सकते हो और सारे को आप में बंद भी कर सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन इसी तरीके से चलता है बेटा, कि जब जितना चाहिए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ को इन्होंने ओपन कर दिया, बाकी सबको बंद रखा। अकॉर्डिंग टू द नीड, उसके अनुसार वाटर के फ्लो को रिलीज कर दिया। तो डैम की देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, एक तो होते हैं बेस्ड ऑन हाइट, किसके अनुसार होते हैं बेटा, उस हाइट के अनुसार होते हैं। जो बेस्ड ऑन द हाइट के अनुसार होते हैं वो होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं या तो लो डैम्स होगा, या फिर मीडियम हाइट का होगा, या फिर हाई डैम्स होगा। या फिर बेस्ड ऑन मटेरियल यूज के अनुसार होते हैं, या तो टिम्बर के डैम्ड हो गए, या एम्बैकमेंट डैम्स बनाए जाते हैं, या फिर मेसनरी डैम बनाए जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, पक्के होते हैं। या फिर एम्बैकमेंट भी बनाई जा सकती हैं, या फिर यूज टिम्बर, टिम्बर का मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके, लकड़ी का इस्तेमाल करके। दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं हाइट के अनुसार, और सेकंड किसके अनुसार होते हैं, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड। किसके अनुसार होते हैं भाई, मटेरियल आपने कैसे यूज किया है उसके अनुसार होते हैं। तो डैम्स कैन बी क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स। ये हमारे डैम्स हो गए बेटा। अब आपको दिखाई दे रहे ना, इसमें देखो सब इंडिविजुअल होता है, ये सब इंडिविजुअल ओपन होते हैं सारे के सारे। ये डैम्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसके अनुसार हम क्या, अब डैम को ऐसा बनाने का मेन रीजन क्या होता है, टू कंट्रोल the flow of water, control the flow of water, we divide the dam into different channels। तो ये बात आपको खुद नोट भी करनी और ध्यान भी रखनी है कि हम डैम के वाटर को कंट्रोल करने के लिए कितना पानी हमको फ्लो करवाना है और कितना पानी हमें फ्लो नहीं करवाना है। हम डिवाइड को, डैम को डिवाइड कर देते हैं किसमें, चैनल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो दैट इज नोन एज ए डैम, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। देखिए जैसे डैम है बेटा, ये क्या है, 1/9/2007, ये कोई डेट लिखी उस टाइम का, ये फोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक की हुई। तो डैम से क्या आ रहा है बेटा, वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये वाटर फ्लो कर रहा है। लेकिन ये काम होता है कि डैम से ना फ्लड का भी खतरा रहता है बहुत ज्यादा। आपको पता है ना कि डैम से फ्लड का, क्योंकि डैम में पानी जब जब रेन वाटर ज्यादा आ जाता है ना, रेन वाटर जब ज्यादा आ जाता है तो बांध के बेटा टूटने का भी खतरा होता है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में जिस तरीके के हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक, बहुत ज्यादा सेवरे नहीं रही है, ये बहुत ज्यादा हद तक लिमिटेड हो गई है। ये हमारे कुछ डैम्स के प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है ना बेटा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चैनल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डैम का पानी या तो एकदम सारा जाएगा या एकदम सारा नहीं जाएगा। तो डिफरेंट चैनल्स होते हैं इसमें, इसमें क्या क्रिएट होते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, अलग अलग बांध क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो को। अब देखो यूजेज ऑफ डैम क्या क्या हो सकते हैं। जो जो यूजेज है बेटा, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है बेटा, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। अगर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगा तो इससे क्या होती है बेटा, एक तो हमारी रूरल डेवलपमेंट होती है। रूरल डेवलपमेंट कैसे होती है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला क्या था हमारा, इरिगेशन। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, टरबाइन लगा दिए जाते हैं। और वह टरबाइन जब मूव करते हैं तो मूव करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, देखो वाटर सप्लाई जब डोमेस्टिक चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए चाहिए, भाई इंडस्ट्रियल यूजेज में भी तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पे वाटर की सप्लाई की जाती है किसके लिए, इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए। अब बहुत सारे पर्पजेज हो सकते हैं बेटा, पानी तो बहुत जगह काम आता है। अब बहुत सारे, मान ले कोई वॉशिंग प्लांट है, या फिर वॉशिंग प्लांट के अलावा या फिर कहीं पे पानी की आवश्यकता, कोई भी लिक्विड, लिक्विड रिलेटेड कोई, मान ले कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल बनाया जा रहा है, सब जगह आपको पानी की। और डोमेस्टिक यूज में अगर देना, तो डोमेस्टिक यूज में क्या हो सकता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए भी आवश्यकता होती है बेटा, ड्रिंकिंग के लिए भी आवश्यकता होती है आफ्टर द क्लोरिफिकेशन के बाद, ड्रिंकिंग करने के लिए भी, या फिर इसका इस्तेमाल बेदिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है बेटा इसका। तो ये बहुत सारे डोमेस्टिक यूज हो सकते हैं एटसेट्रा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल कैसे किया जाता है बेटा, फ्लड कंट्रोल इसका इस तरीके से किया जाता है कि एक डैम के वहां पे बहुत सारे वाटर को क्या किया जाता है बेटा, हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, वो डैम के अंडर आ जाता है। और पानी की आगे जाने वाली सप्लाई को क्या कर देते हैं बेटा, हम कम कर देते हैं। और सप्लाई अकॉर्डिंग टू द, इस तरीके से रिलीज किया जाता है
अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार रिलीज किया जाता है कि भाई कम यूज करना है तो कम रिलीज करना है ना, तो उससे फ्लड के हालात ना बने, तो इसीलिए उसके अनुसार वहां पे उसको रिलीज किया जाता है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में फ्लड का इस्तेमाल किया जाता है। इनलैंड नेविगेशन में बेटा, इनलैंड क्या नेविगेशन में, जैसे डैम्स का इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है जो हमारे देश के अंदर ही नेविगेशन हो रहा है ना, मतलब जो हमारी चैनल्स वगैरह हैं जो हमारे अंदर देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरी डोमेस्टिक गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर फिश की ब्रीडिंग्स में भी, या फिर मछली पालन करना बेटा, उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, हमारे डैम्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो हमारे डैम्स के अंडर आते हैं बेटा। क्या क्या थे, जैसे इरिगेशन करना है, वहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर वगैरह में, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है, वहां पे भी हमें डैम्स की आवश्यकता पड़ती है। वाटर की सप्लाई करनी है फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज में, वहां पे भी हमें डैम्स चाहिए। फ्लड को कंट्रोल करना है तब भी डैम्स की आवश्यकता पड़ती है। रिक्रिएशन में, इनलैंड नेविगेशन में और फिश ब्रीडिंग में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, हमारे डैम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते थे। दीज आर नोन एज द, ये थी हमारे यूजेस ऑफ डैम्स की, हम बोल सकते हैं ये हमारे डैम्स की क्या है बेटा, मेरिट्स हैं। ये क्या हमारे डैम्स की मेरिट्स हैं, या इसको दूसरे पॉइंट से बोल सकते हैं ये हमारे मेरिट्स के क्या है बेटा, उनके एडवांटेजेस आगे जो हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे डैम से रिलेटेड है। अब आगे आते हैं कुछ लिमिटेशंस बेटा। अब लिमिटेशंस क्या आता है, ये जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है ना, जो हमारा नेचुरल फ्लो, उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को क्या कर देता है, रोक देता है। सेडिमेंटेशन हो जाता है, रॉक के स्ट्रीम बेड्स हो जाते हैं, रॉक्स जो आती है बेटा उनको उसके एक जगह पे क्या हो जाता है, रोक जो फ्लो करके आ रही है उसके स्ट्रीम बेड्स बन जाते हैं, वहां पे एक सारी रॉक्स इकट्ठी हो जाती है बेटा एक जगह पे। पूरर हैबिटेट्स फॉर रिवर एक्वेटिक लाइफ के लिए पूरर हैबिटेट्स हो जाता है बेटा, उससे बेकार नहीं होता, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ तभी तक जिंदा है जब तक फ्लो ऑफ वाटर नेचुरल रहेगा। क्या रहेगा, फ्लो ऑफ वाटर नेचुरल रहेगा। क्योंकि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जो वाटर रनिंग होता है ना, जो रनिंग वाटर होता है, जो रनिंग वाटर होता है वो हमेशा प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर इसलिए होता है बेटा वो, या तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे तरीके से होती है और सारी चीजें। स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक फोना, जो हमारा है बेटा उसके माइग्रेशन को क्या कर देते हैं हम बेटा, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि पानी को आगे जाने नहीं देते और एक डैम, एक बैरियर बना देते हैं। तो फोना जो हमारी है बेटा वो भी एक जगह क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है। समर्ज द वेजिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमने पीछे पढ़ा है कि एक डैम को बनाने के लिए बहुत सारी वेजिटेशन सबमर्ज हो जाती है, किसके नीचे, वाटर के नीचे से पानी को छोड़ा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल करंट का कौन सा है, जो नर्मदा है ना, जो नर्मदा प्रोजेक्ट है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसके ऊपर कितना पिछली क्लास में डिस्कस किया था, 40,000 किलोमीटर स्क्वायर जो वेजिटेशन है इसके नीचे दब जाएगी। सोयल का डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज को वहां से, जैसे मान ले पहले एक नदी है, नदी से मान ले यहाँ से इतना डैम बनाया जाएगा, तो उसके आसपास की जो यहाँ पे कम्युनिटीज थी ना बेटा, उन कम्युनिटीज को अपना घर वगैरह छोड़ के वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और इस वाले एरिया को क्या करवा लिया जाता है बेटा, खाली करवा लिया जाता है, क्योंकि वो कम्युनिटीज वहां पे रहती है। क्योंकि देखो फॉरेस्ट जो हो रहा है, इन फॉरेस्ट 40,000 वेजिटेशन जो जा रही है इतना एरिया, इसके अंदर कम्युनिटीज भी तो होंगी ना बेटा, जो बिल्कुल इसके ऊपर आपके फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, उनका खाना पीना रहना सब कुछ वहीं पे होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा। अगर वेजिटेशन जाएंगे तो लोकल कम्युनिटीज को भी अपना स्थान छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा। ये भी हमारे कुछ हमारी लिमिटेशन है जो डैम्स की आती हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, यही पढ़ेंगे हमने। आज क्या क्या पढ़ा हमने उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो लिमिटेशन ऑफ डैम्स के बारे में पढ़ा, डैम्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। और डैम के अलावा हमने आज पढ़ा है कि पुराने टाइम में कैसे वो लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को जानते थे, कि कैसे किस तरीके से बनाया गया, इरिगेशन सिस्टम कैसे थे, उसमें एक रिवर भी आई थी, खोज का उसका टैंक भी आया है। और श्रीनगर पूरा नियर इलाहाबाद में वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वाटर का हार्वेस्टिंग सिस्टम जनरल था, जो कि फ्लड वाटर था रिवर गंगा का, उसको कंट्रोल करता था। या फिर हमें सेफ गार्ड हमें और सेल्फ करना पड़ता है हेल्थ हैजार्ड से, इंश्योर करनी हो फूड सिक्योरिटी, इसके लिए हमें आवश्यकता नीड हो वाटर कंजर्वेशन की, हमें टू कंटिन्यू अवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, और टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन फ्रॉम अवर नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। ये आज हमने मेन मेन बातें इस लेक्चर में पढ़ी हैं। बाकी अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में पढ़ते हैं जो रिमेनिंग टॉपिक इस चैप्टर के हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा अगर आप इसको देखते हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक या कमेंट जरूर किया करो, कि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है और आप
कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन किया जाए। उसके बावजूद अगर कोई कमी रहती है तो मैं ये नहीं बोलता हमेशा पॉजिटिव ही कमेंट्स होने चाहिए। इफ यू नीड समथिंग, तो आप अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए या कुछ क्लास में कुछ मटेरियल को एडिशन या कुछ रिडक्शन होना चाहिए, उसके रिगार्ड्स में भी आप कमेंट्स या लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास की 2 क्लासेस में कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को निपटा दें और इनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बातें करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।